नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीवाईटी क्लासेस में। आइए आज हम लोग अपनी एलपी टेक्नीशियन बैच की श्रृंखला में अपनी अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। समानांतर प्लेट संधारित्र। टॉपिक का नाम है समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में संधारित्र को देखा था कि संधारित्र का वर्क क्या होता है। इस क्लास में आज की क्लास में देखेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आइए देखते हैं। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। इसमें समान धातु के समान आकार के दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। समझते हैं। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र। देखते हैं। इसमें दो प्लेटें होती हैं जो एक ही धातु की होती हैं। दोनों प्लेटें एक ही धातु की होती हैं। दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही होता है, साइज शेप भी दोनों का एक ही होता है। देखते हैं। ये हमने दो प्लेटें ले लिया, मान के चलते हमने ये दो प्लेटें ले ली, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं। इन दोनों प्लेटों को हम किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। हमने देखा कि दो प्लेटें हैं, हमने दो प्लेटें लिया जो कि एक समान अंतर पे हैं, इसी को बोलते हैं समानांतर। समानांतर का मतलब होता है दो वस्तुएं, जब दो चीजें समान अंतर पे होती हैं, समान दूरी पे होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है समानांतर। तो दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी हमने डी मान लिया। इनकी बीच की दूरी हमने डी मान लिया और इनका जो क्षेत्रफल है वो ए है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और ये दोनों प्लेटें किसी सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है। और जो प्लेट पॉजिटिव, जो सोर्स भी होगा, जो बैटरी होगा, जनरेटर होगा, कुछ भी आप जोड़ेंगे, जो सोर्स आप जोड़ेंगे, जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होंगी जो समान दूरी पे होंगी, समान आकार की होंगी, समान धातु की होंगी। मतलब एक ही धातु की दोनों प्लेटें होंगी और ही एक ही साइज शेप दोनों का होगा और जो कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। आइए आगे देखते हैं। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। हमने आपको पिछली क्लासेस बताई थी कि जो कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है, वो विद्युत को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, बाद में वो धक्का देने का काम कर सके। यानी हमने पिछली क्लास में देखा था जो मोटरें होती हैं, जो फैन वगैरह होता है, उनको जो स्टार्टिंग में टार्क मिलता है वो कौन देता है, कैपेसिटर देता है या संधारित्र देता है। तो संधारित्र क्या करता है, अपने अंदर कुछ एनर्जी को स्टोर करता है, किसके रूप में, आवेश के रूप में। वो आवेश या जो चार्ज होता है वह क्या होता है, एसी होता है, डीसी होता है। तो आप बताएंगे डीसी होता है, क्योंकि संधारित्र क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को डीसी रूप में अपने अंदर कलेक्ट करता है और एसी रूप में उसको बाहर भेजता है, ठीक है। इसको हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। जो कैपेसिटर है वो विद्युत स्थैतिक युक्ति होती है। यहाँ से कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि यहाँ सवाल पूछा जाता है कि विद्युत स्थैतिक यंत्र कौन सा है और विद्युत गतिशील युक्ति कौन सी होती है। विद्युत स्थैतिक युक्ति और विद्युत गतिशील युक्ति, तो जैसे कैपेसिटर हो गया, बैटरी हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया। कैपेसिटर, बैटरी और ट्रांसफार्मर ये विद्युत स्थैतिक युक्ति होती हैं, जबकि जनरेटर या जनरेटर जैसे और भी चीज़ें जो गति करती, मूव करती हों, घूमती हों, चलती हों, वो विद्युत गतिशील युक्ति में उनकी काउंटिंग होगी। कैसे, विद्युत गतिशील या विद्युत स्थैतिक। क्यों, क्योंकि इनमें विद्युत पाया जाता है, इनमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। आप देख रहे हैं कैपेसिटर में विद्युत प्रवाहित कर दिया, विद्युत स्थैतिक युक्ति का गई। उस तरह के जनरेटर हो गया, ठीक है, तो उसमें भी विद्युत पाया जाता है, तो लेकिन वो मूव करता है इसलिए विद्युत गतिशील युक्ति हो गई। ट्रांसफार्मर होगा, उसमें भी विद्युत पाया जाता है लेकिन वो स्थित होता है इसलिए विद्युत स्थैतिक युक्ति पाया जाता है, ठीक है। इस तरह की बैटरी हो गई, स्थिर होती है लेकिन उसके अंदर विद्युत पाया जाता है इसलिए वो विद्युत स्थैतिक युक्ति बने। तो बैटरी हो गई, कैपेसिटर हो गया और ट्रांसफार्मर, ये विद्युत स्थैतिक युक्ति मानी जाती है। जबकि तो बैटरी, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर ये तीनों विद्युत स्थैतिक युक्त की श्रेणी में आएंगे, जबकि जनरेटर या जनरेटर जैसे और भी तमाम मूव करने वाले
यंत्र विद्युत गतिशील युक्त के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। इसकी धारिता, जो ये संधारित्र है, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पे? संधारित्र की सतह के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की सतहों के क्षेत्रफल पर। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी जो हमने बनाई है, ये एरिया है इनका क्षेत्रफल है। जो संधारित्र की धारिता होगी किन बातों पर निर्भर करेगी? तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के, दोनों प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, दोनों प्लेट की दूरी, दोनों प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों की क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा, दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम होगा उन पर निर्भर करता है। माध्यम बोले तो हवा हो सकता है, जैसे हम निर्वात या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। इसके बीच में कोई कुछ अलग पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करेगी? अभी हम धारिता निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है उसके बाद चर्चा करते हैं। तो संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करेगी? दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, इनका क्षेत्रफल कितना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d कितनी है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो पदार्थ है उस पर निर्भर करती है कि दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उन पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं, लिखा है संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी, और दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगी। दूरी को हम d से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को a से, जबकि माध्यम, बीच के माध्यम को एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, धारिता का सूत्र, इसकी धारिता निकालने का सूत्र होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/d, जहाँ पे C समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो दोनों प्लेट के बीच का माध्यम है, जबकि A दोनों प्लेट का क्षेत्रफल है, और D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। फिर से समझते हैं, C क्या है? धारिता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता निकालते हैं वो धारिता C है। A क्या है? दोनों प्लेट का क्षेत्रफल है, जबकि D दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? दोनों प्लेट के बीच का जो माध्यम होगा वो है। माध्यम क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, या कोई कुचालक या चालक पदार्थ हो सकता है। ठीक, तो हमने ये देखा कि ये दोनों क्या है, C और D क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर D का मान यानी दूरी का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ाई जाएगी, तो धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यदि D का मान बढ़ेगा तो C का मान कम होगा, D का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा। अर्थात दूरी का मान कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, दूरी का मान अधिक होगा तो धारिता कम होगी। अर्थात D का मान कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, D का मान अधिक होगा तो धारिता कम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज D ऊपर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अर्थात समानुपाती होता। अगर D जैसे C = D/ε0 A कर दिया जाए, ये जबकि फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये अब C और D क्या हो, यहाँ पे समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि दूरी का मान बढ़ेगा तो धारिता का भी मान बढ़ेगा, जब अगर दूरी का मान घटेगा तो धारिता का मान भी घटेगा। लेकिन ये होता नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में दूरी बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी, दूरी घटने पर उसकी धारिता घटेगी या बढ़ेगी। तो इसलिए बता रहा हूं कि दूरी बढ़ने पे धारिता कम होगी और दूरी घटने पे धारिता बढ़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युत स्थिरांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। इसे K से सूचित करते हैं, अर्थात K = C पदार्थ बाई C हवा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। दो प्लेटें ली जाती हैं, हमने लिया समानांतर प्लेट संधारित्र में हम दो प्लेट लेते हैं, हमने दो प्लेटें लिया, इनके बीच हमने कोई कुचालक पदार्थ रख दिया। ये कुचालक पदार्थ आपका हो सकता है लकड़ी, हो सकता है पेपर, हो सकता है, और इसको हम इसका परावैद्युत स्थिरांक K मान लिए। ठीक है, ये पदार्थ, ठीक है। तो हमने दो प्लेटें ली, उन दोनों प्लेटों के बीच कोई पदार्थ लिया,
वो पदार्थ क्या है? लकड़ी हो सकता है, पेपर हो सकता है। ये कैसा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ है। कोई हमने ये कुचालक पदार्थ लिया। दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ लिया है, कोई कुचालक पदार्थ है जिसका परावैद्युत स्थिरांक K है। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी? इसकी धारिता होगी C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जबकि दो प्लेट हमने लिया, दो प्लेटें लिया और इसके बीच का जो माध्यम है वो हमने हवा ले लिया। इनके बीच की दूरी d ले लिया। यहाँ भी इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी d है। ये क्षेत्रफल a है, ये क्षेत्रफल a है। यहाँ भी क्षेत्रफल a लिया और यहाँ भी क्षेत्रफल a लिया, बीच की दूरी d है। यहाँ पे हमने हवा ले लिया। यहाँ पे हमने पदार्थ के रूप में कोई पदार्थ, कोई चालक या चालक पदार्थ नहीं लिया, बल्कि हमने क्या ले लिया? हवा ले लिया। हवा यानी निर्वात यानी वैक्यूम। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा, जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई पदार्थ ना हो, अगर वो हवा हो या निर्वात हो, वैक्यूम जैसी स्थिति बने, तब उसकी धारिता क्या होगी? तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। हमने दो प्लेटें ली, दो समानांतर प्लेटों के बीच जब कोई पदार्थ, कोई कुचालक पदार्थ लेंगे, उसका जब कुचालक पदार्थ का जो परावैद्युत स्थिरांक होगा वो K होगा, तब उसकी धारिता क्या होगी? C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगी। जबकि दो समानांतर प्लेटों के बीच जब कोई माध्यम के रूप में हवा हो, निर्वात हो, वैक्यूम जैसी स्थिति हो, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे K से सूचित करते हैं, ये K है। ठीक है, यानी इस K से ये पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना अधिक कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला दिया K इक्वल टू C पदार्थ अपॉन C हवा। अगर हम इस डिफिनेशन को ना भी ध्यान दें कि जब कोई प्लेटों के बीच, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो, तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। हमने दो प्लेटें लिया, इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ रखा जिसका परावैद्युत स्थिरांक K था, तो इनकी धारिता C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगी। जबकि दो समानांतर प्लेटों के बीच जब हवा है या कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात की स्थिति, तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगी। तो इनके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? परावैद्युत स्थिरांक। इनके अनुपात को कैसे? इस फार्मूले पे रख देंगे, इस फार्मूले पे K इक्वल टू C पदार्थ बटे C हवा। ठीक है, C पदार्थ बटे C हवा। अगर हम यहाँ पे C पदार्थ का मान C पदार्थ रख दे, C पदार्थ क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D बटे C हवा क्या है? ये है C हवा क्या है? C हवा का धारिता ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से D और D कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? यहाँ से ये K बचा इक्वल टू यहाँ से ये K बचा। हमने देखा K बराबर K इक्वल टू K। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युत स्थिरांक K हो, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी? उसकी धारिता कितनी गुनी बढ़ जाएगी? K गुनी बढ़ जाएगी, K बाई 2 गुनी बढ़ जाएगी, K स्क्वायर गुनी बढ़ जाएगी, अथवा अनंत हो जाएगी, या इनमें से कुछ नहीं। तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी? हमने देखा K बराबर K अर्थात K गुनी बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक 1 से अधिक होता है। जो परावैद्युत स्थिरांक होगा किसी भी वस्तु का हमेशा 1 से अधिक होगा। अगर दोनों समानांतर प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत विभव K हो, तो उसकी धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, कि जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा जाए और उसका परावैद्युत स्थिरांक K हो, तो उसकी धारिता कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो K गुना बढ़ जाएगी। आपको ऑप्शन में देता है कि K गुनी बढ़ जाएगी, K बाई 2 गुना बढ़ जाएगा, या फिर K स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, या फिर अनंत, या इनमें से कुछ नानावधि जैसा ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो कितनी गुना बढ़ जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी। कब? जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए और उसका परावैद्युत स्थिरांक K हो, तब उसकी धारिता K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, कुचालक पदार्थ आप समझ रहे होंगे। कुचालक पदार्थ क्या है? एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल ना हो सके, उससे कुचालक पदार्थ। जैसे लकड़ी और पेपर, मैंने इसीलिए लकड़ी और पेपर बीच में रखा हुआ था, दोनों प्लेटों के बीच में,
क्योंकि लकड़ी और पेपर में विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या था, पदार्थ। जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा जाए तो उसकी धारिता ये होती है। के से पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना अधिक कुचालक है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा जाए और उसका परावैद्युत स्थिरांक के हो तो उसकी धारिता क्या होती है, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ ना हो, अर्थात उसके बीच में हवा हो या निर्वात जैसी स्थिति हो या वैक्यूम जैसी स्थिति हो, तीनों एक ही चीज़ें हैं, तब उसकी धारिता क्या होगी, तो K = C = एप्सिलॉन नॉट A/D होती है, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट है संधारित्रों का समूहन। संधारित्रों का समूहन या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस तरीके से हमने प्रतिरोधों का समूहन पढ़ा था, तो उसी प्रकार से संधारित्रों का भी समूहन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्रतिरोधों के समूहन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक पैरेलल क्रम में, समानांतर क्रम में। तो यहाँ भी देखेंगे जो संधारित्रों का समूहन है वो श्रेणी क्रम में होता है और समानांतर क्रम में होता है। हमने दो फिगर ले लिए, दो सर्किट ले लिया है, एक श्रेणी क्रम का ले लिया है, दूसरा समानांतर क्रम का ले लिया है। श्रेणी क्रम समानांतर समूहन और समानांतर क्रम समूहन का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम क्या देखेंगे, हम इसका जो प्रतिरोधों का समूहन हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का, उसका थोड़ा सा इसमें उल्टा होता है। प्रतिरोधों का समूहन और संधारित्रों का समूहन थोड़ा सा एक दूसरे से भिन्न होता है, उल्टा होता है। प्रतिरोधों का समूहन का यहाँ पे उल्टा होगा। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, प्रतिरोधों के समूहन में पढ़ा था, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। प्रतिरोधों के समूहन और संधारित्रों के समूहन में कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे प्रतिरोधों का समूहन हमने पढ़ा था, प्रतिरोधों के समूहन में जो श्रेणी क्रम का समूहन होगा प्रतिरोधों का, उसमें क्या बताया गया था कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से जुड़ा होता है। वो उसी टाइप से कैपेसिटरों का भी इस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। उसी प्रकार से जो संधारित्र का श्रेणी क्रम होगा वो भी सेम होता है रेजिस्टेंस के जैसा। जैसे हमने देखा, ये पहला कैपेसिटर है C1 का ये दूसरा छोर है, यानी दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने देखा कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम का समूहन होता है और संधारित्र का जो श्रेणी क्रम का समूहन होता है, तो जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। अर्थात पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले से जुड़ा होता है, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से कैपेसिटरों का यानी संधारित्रों का पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से जुड़ा होता है, इसे बोलेंगे श्रेणी क्रम में है। ठीक है, जबकि जैसे हमने रेजिस्टेंसों का समूहन में समानांतर क्रम में देखा था, प्रतिरोधों का समूहन समांतर प्रतिरोधों का समूहन देखा था, तो वहाँ पे देखा था कि पैरेलल क्रम में लगा था। यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, सेम वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे पैरेलल में था वो यहाँ पे भी पैरेलल में, उनका जुड़ाव जो है पैरेलल में है तो पैरेलल में है, समानांतर में है तो समानांतर में है, चाहे वो संधारित्र का हो चाहे रेजिस्टेंस का हो, दोनों का श्रेणी और समानांतर क्रम का जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है इनको सेम होती है। लेकिन जो इनका टोटल, जैसे रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकालना था और यहाँ पे समतुल्य संधारित्रों का समूहन निकाला है, वहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जब निकाल रहे थे तो उसका तरीका, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटर निकालेंगे तो यहाँ पे इनका वैल्यू कुछ अलग अलग आती है, इनका कुछ अलग मतलब होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो कोई दूसरा फार्मूला लग रहा था। ठीक है, जब टोटल रेजिस्टेंस समांतर वाले में निकाल रहे थे तो उसमें कोई दूसरा फार्मूला लग रहा था। तो यहाँ पे जस्ट उन फार्मूलों का उल्टा हो जाएगा। हम देख रहे थे कि जो जस्ट उसका यहाँ पर उल्टा हो गया, संधारित्रों के समूहन में जस्ट उसका उल्टा हो गया। वहाँ पे जो श्रेणी क्रम में फार्मूला यूज़ करते थे, यहाँ पे हम उसको समानांतर में यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो समानांतर में फार्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसको हम श्रेणी क्रम में यूज़ करते हैं। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CT = C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये। ठीक है, जबकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही होगा हमारा C1 प्लस C2। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब हम इसकी वैल्यू रखी है, C1 की वैल्यू रखी है 2 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू रखी है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको सॉल्व करें इस फार्मूले पे तो CT कितना आएगा, देख रहे हैं, C1 यहाँ पे रख देते हैं, CT = C1 की वैल्यू 2 गुणे C2 की वैल्यू 3/2 प्लस 3। CT कितना हो गया हमारा 2 तिहाई 6/3 2 5। ठीक है, तो अब CT निकालेंगे तो 1 कैंसिल होकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.2
माइक्रो फैराड हो जाएगा हमारा। क्लियर? ठीक। जबकि यहाँ पे देखेंगे C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैराड, C2 की वैल्यू 3 माइक्रो फैराड। तो इस वैल्यू इस फार्मूले पर रखेंगे तो C1 कितना है 2 + 3। तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो कितना 2 + 3 यानी CT = हो जाएगा 5 माइक्रो फैराड। आंसर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हम प्रतिरोधों के समूहन में जो श्रेणी क्रम का समूहन पढ़े तो वहाँ पे देखे थे महत्तम से महत्तम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूनतम से न्यूनतम आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूनतम वैल्यू कितनी है 2 है और इसका मान कितना है न्यूनतम से भी न्यूनतम है। तो जो प्रतिरोधों के समूहन में श्रेणी क्रम का समूहन पढ़े तो वहाँ पे महत्तम से महत्तम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध संधारित्रों के समूहन में जो श्रेणी क्रम का समूहन होगा वहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूनतम से न्यूनतम। जबकि समानांतर क्रम का जो प्रतिरोध का समूहन समानांतर क्रम का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम आ रहा था, जबकि संधारित्रों के समूहन में जो समानांतर क्रम का समूहन होगा उसमें क्या आ जाएगा महत्तम से महत्तम। यहाँ पे देख रहे हैं आप हाई वैल्यू 3 है 3 माइक्रोफेराड, जबकि यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 5, यानी यहाँ पे महत्तम से महत्तम आई है। इसमें देख रहे हैं न्यूनतम से न्यूनतम, लेकिन इसमें महत्तम से महत्तम नहीं, उल्टा हुआ है इसका। देख रहे हैं जो प्रतिरोधों का समूहन हमने पढ़ा था, प्रतिरोधों के समूहन में जो श्रेणी क्रम का समूहन था वहाँ पे महत्तम से महत्तम था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं न्यूनतम से न्यूनतम है, न्यूनतम से न्यूनतम है। श्रेणी प्रतिरोधों के समूहन में जो समांतर क्रम का समूहन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू आ रहे थे, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं संधारित्रों के समूहन में समानांतर क्रम के समूहन में यहाँ पे देख रहे हैं महत्तम से महत्तम आ रहा है, तो उल्टा होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ ये लगता होगा कि सर हमने ये क्या बना दिया, ये निशान क्या बना दिया और ये क्या बना दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे ऐसा निशान आया ये है AC सप्लाई का, जहाँ पे एक छोटा एक बड़ा है वह है DC सप्लाई का, जहाँ पे एक छोटा एक बड़ा है वो है DC सप्लाई का, और जहाँ पे दोनों बराबर हो जाए वो है कैपेसिटर या संधारित्र। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे दोनों लाइनें बराबर ली हैं सभी में, ये है कैपेसिटर या संधारित्र। अगर ऐसा निशान आए सिंबल आए तो क्या है वो AC सप्लाई का निशान है, जबकि अगर एक छोटा एक बड़ा आए वो DC। हम आपको बैटरी का ऐसे लगा रहे थे कहीं, ठीक है, तो ये माइनस ये पॉजिटिव, तो ये क्या है बैटरी छोटा है और बड़ा है। आइए मित्रों, इस टॉपिक से संबंधित किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों पे थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। हमने कुछ सर्किट ले लिए हैं, इन सर्किटों पे आधारित किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला सर्किट हमने लिया है ये, ठीक है, और दूसरा सर्किट हमने लिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूछ सकता है कि ये कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए 5 ओम के रेजिस्टेंस से, यानी 5 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप जानते हैं कि ये किस क्रम में लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये श्रेणी क्रम में है, और क्या है ये प्रतिरोध है। प्रतिरोधों का कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम प्रतिरोधों में हमने नियम पढ़ा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूह में हम पढ़ चुके हैं कि जो इसमें वोल्टेज बहेगा वो अलग अलग, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज अलग अलग होगी, जो धारा होगी वो समान होगी। तो अगर आपसे पूछे कि 5 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, और धारा हम कितनी प्रवाहित करा रहे हैं इसमें 10 एम्पेयर की। जब धारा 10 एम्पेयर की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है, तो और श्रेणी क्रम के प्रतिरोध में धारा समान होती है, यानी सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी, अर्थात जो धारा इसमें बहेगी वही इसमें वही इसमें। तो देख रहे हैं यहाँ पे धारा कितने एम्पेयर की जा रही है 10 एम्पेयर की, तो 10 एम्पेयर की धारा इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो हम कहेंगे कि 5 एम्पेयर की धारा में 5 एम्पेयर की जो रेजिस्टेंस होगा उसमें भी 10 एम्पेयर की धारा बहेगी। 4 एम्पियर वाले 2 एम्पियर वाले रेजिस्टेंस में भी वही 10 एम्पियर की धारा बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध में धारा समान बहती है, जबकि वोल्टेज अलग अलग बहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज पूछे कि वोल्टेज कितना बहेगा, 5 ओम की रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी प्रवाहित होगी, तो फार्मूला एक फार्मूला आप ओम का नियम पढ़ चुके हैं, V = IR। इसी फार्मूले से सारी चीज़ें निकलेंगी, चाहे वोल्टेज निकालना हो इनका, चाहे धारा निकालनी हो, चाहे रेजिस्टेंस का प्रतिरोध निकालना हो, सब इसी फार्मूले से निकलेगा। जैसे 5 ओम की रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है इसको निकालना है, कितना वोल्टेज, तो V = IR होता है। तो वोल्टेज हमें निकालना है, I का मान कितना है, धारा का मान कितना है इसमें
16 एम्पियर, क्योंकि ये श्रेणी क्रम का है तो सभी में समान होगा, तो 16 एम्पियर की धारा गुणे आर का मान कितना है, यानी 5, इसी रजिस्टेंस का निकाल रहे हैं तो 5, तो देख रहे हैं 16 × 5 = 80 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 5 ओम की रजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो 80 वोल्ट जा रहा है। अगर यही चीज़ पूछ ले कि 4 ओम की रजिस्टेंस में जो 4 ओम का प्रतिरोध लगा इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, कितनी वोल्टेज प्रवाहित हो रही है, तो क्या कहेंगे V = IR। आई का मान कितना है 10 एम्पियर, जबकि R का मान कितना है 4 एम्पियर, यानी V = 10 × 40 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले तीनों में, इस सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस में कुल मिलाकर कितनी वोल्ट खर्च की जा रही है, कितना वोल्ट यूज किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे वही V = IR, तीनों को जोड़ लेंगे क्योंकि धारा समान बह रही है, तीनों को जोड़ लेंगे V = IR से, तो V = तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, I का मान कितना है 10 गुणे तीनों रेजिस्टेंस का मान रख देंगे 5 4 9, यानी 2 + 4 + 5, तो V = 2 4 6 5 11, 10 गुणे 11, यानी V = 110 वोल्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस का एडजस्टमेंट का तरीका है वो क्या है, समानांतर है, समानांतर क्रम में लगा हुआ है। जैसे आपसे पूछे कि जो 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 20 ओम के रेजिस्टेंस में 20 ओम के प्रतिरोध में कितना वोल्ट जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 100 वोल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये समानांतर क्रम में इसका एडजस्टमेंट है, तो समानांतर क्रम में जानते हैं प्रतिरोधों का जो वोल्टेज होता है वो समान होगा, जबकि धारा अलग अलग होगी। तो धारा यहाँ वोल्टेज देखेंगे 100 वोल्ट की धारा यहाँ भी पाएगा ये भी, और तीनों रजिस्टर में 100 वोल्ट की धारा 100 वोल्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो तीनों प्रतिरोध लगे हैं तीनों में 100 वोल्ट प्रवाहित होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगी। जैसे पूछ ले कि 20 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें कितनी धारा जाएगी, तो वही फार्मूले से लगेगा V = IR से। हमें धारा निकालना है, I = V/R हो जाएगा, I = V/R हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमें इसका निकालना है कि 20 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है। तो I = V का मान कितना है 100/R का मान कितना है 20, देख रहे हैं 5 एम्पियर। तो इस तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस का आप वोल्टेज हो, धारा हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको हमारी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। और अपने पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, और आपकी समस्या का निवारण भी मैं अगली वीडियोज़ में ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।